नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे हरियाणा, पंचकुला में करेंगे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार। सीएम धामी को बीजेपी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मिली है। पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में करेंगे चुनाव प्रचार। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव है और सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार को उधार देते हुए नजर आएंगे। वहीं हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा जाएंगे, पंचकुला में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी को बीजेपी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मिली है। बेहद लोकप्रिय सीएम माने जाते हैं। एक छोटे से प्रदेश के होने के बावजूद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचकुला हरियाणा में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जम्मू कश्मीर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में भी चुनाव प्रचार की जो कमान है उसको यहां पर संभाल लिया है। आज उनका हरियाणा का पहला दौरा यहां पर होगा। हरियाणा में 3 उनकी जनसभाएं यहां पर होंगी पंचकुला क्षेत्र में और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जनसभाएं शुरू होंगी। शाम 5 बजे से जनसभाएं, जिसमें देर रात 8 बजे तक उनकी जनसभाएं यहां पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार यहां पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार का जो महत्व होता है वो महत्व जनता को बताया जा सके। और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सहायता से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसी तर्ज पर जनता को भी बताने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के कितने फायदे हैं और राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय बनने से जनता को किस प्रकार से विकास की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा का पहला दौरा है चुनावी प्रचार में और उनका ये दौरा, उनके इस दौरे को लेकर हरियाणा के जो बीजेपी है वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा, उत्तराखंड से भी ये कह सकते हैं कि पार्टी की जो टीम है, संगठन की जो टीमें होती हैं वो वहां पर पहले से ही पहुंची हुई है। चुनाव प्रचार प्रसार कर उनकी तरफ से कमान वहां पर संभाली गई है और कोशिश यही है बीजेपी की कि इस चुनाव प्रचार के माध्यम से जो पार्टी की रीति नीति और जनता तक पहुंच सके और चुनाव में उसका लाभ पार्टी को यहाँ पर मिल सके। पार्टी की जो प्रत्याशी है भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल कर सके। तो कोशिश यही है मुख्यमंत्री का आज ये पहला दौरा। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री का दौरा कितना सफल वहां पर रहता है, कितने लोग उनकी जनसभाओं में जुड़ पाते हैं। लेकिन जैसा व्यक्तित्व तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिस सरल अंदाज सादगी के साथ मुख्यमंत्री अपनी बात को रखते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, वो काफी लोकप्रिय यहाँ पर हो चुका है। और ये समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निर्णय लिए हैं सरकार के रूप में, जो उनके ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर रहे हैं, उन निर्णयों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद काफी बड़ा हो चुका है। लोग उनकी लोकप्रियता के चलते उनको सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं में जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। अब पंचकुला में आज उनका जनसभा भी होना है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ और कौन से दिग्गज नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से स्टार प्रचारक के रूप में आज हरियाणा पहुंच रहे हैं। लगभग 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के लिए यहाँ से रवाना होंगे और 5 बजे उनकी पहली जनसभा हरियाणा में वहां पर होगी पंचकुला में। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कद है, तो ऐसे में जो पार्टी के दिग्गज नेता वहाँ के हरियाणा के जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चुनाव विधानसभा में, उस प्रत्याशी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी की पूरी तैयारियां वहाँ पर हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े जोश के साथ वहाँ पर काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जम्मू कश्मीर में भी भीड़ उमड़ी थी,
जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हरियाणा के भीतर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी लोकप्रिय है और उत्तराखंड से लगता हुआ राज्य है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के सरकार के जो निर्णय है वो वहाँ के जनता के लिए भी काफी चर्चा का विषय वहां पर है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का हरियाणा का दौरा पार्टी के चुनाव प्रचार में एक नई जान डालने का काम करेगा और जो हरियाणा में जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसको धार देने का काम मुख्यमंत्री का दौरा करेगा। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आज हरियाणा के पंचकुला में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आया है। भ्रष्टाचार करने के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला हुआ है। आपको बता दें, जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी, लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस यह राय रखती उससे पहले ही जज साहब का ट्रांसफर हो गया है, जिसके बाद से अब चर्चा का बाजार गर्म है कि सरकार द्वारा गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाने के लिए आनन फानन में जज साहब का तबादला कर दिया गया। इसके बाद से ही प्रदेश में सियासत तेज है, प्रदेश में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो मामले की सुनवाई से पहले ही जज का तबादला हो गया है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को खूब भुनाती हुई भी नजर आ रही है। तो गणेश जोशी को बचा सकती है धामी सरकार, ये आरोप भी लगाया जा रहा है राज्य सरकार पर। तो धामी सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। जज का तबादला हो गया है, सुनवाई से पहले ये तबादला हुआ है, जिसके बाद से प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा बने हुए हैं, रुक करते हैं उनकी तरफ। अभय, जज का तबादला हो गया, ऐसे में सियासत तेज है, अब क्या कुछ आगे? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी जो मोड़ है वो उत्तराखंड में चुनाव का बाजार लगातार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में नया मुद्दा सामने आया, चर्चा रिजल्ट का काफी रात हुआ, उसके बाद समझा जा सकता है तो गणेश जोशी की मुश्किलें फिर से बढ़ चली है और वही राज्य सरकार पर आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सुनवाई से पहले ही जज का तबादला हो गया है। सवाल ये भी है कि क्यों तबादला किया गया है, क्या आनन फानन में तबादला हुआ है। तो भ्रष्टाचार करने के मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी और अपनी राय भी मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी, लेकिन उससे पहले ही कि राज्य सरकार अपनी राय रखती उससे पहले जज साहब का ट्रांसफर हो गया है, जिसके बाद से अब चर्चा का बाजार गर्म है। प्रदेश की सियासत तूफान पर है और सरकार पर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गणेश जोशी को बचाने के लिए राज्य सरकार ये साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना रही है। तो आनन फानन में जज साहब का तबादला कर दिया गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सियासत प्रदेश की गर्म हो चुकी है। तो अब सवाल यही कि आखिरकार आनन फानन में तबादला क्यों किया गया है और इसके बाद राज्य सरकार का रुख क्या हो सकता है। गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में एक नया मोड़ आ गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, सबसे पहला सवाल भी यही है कि आखिरकार जज साहब का तबादला क्यों किया गया, क्योंकि प्रदेश में इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, इसे एक रूप में समझ सकते हैं कि जितना चर्चाओं का बाजार गर्म था, जो सियासत इस पूरे मामले पर यहाँ पर हो रही थी, उसमें ये नया मोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। आज ये कह सकते हैं कि जो विजिलेंस कोर्ट में जो जज थे, जज मनीष मिश्रा, उनका यहाँ पर तबादला हो चुका है और इस तबादले को लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जो मुश्किलें थी उस मुश्किलों में कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिली है, क्योंकि नए जज जो यहाँ पर आएंगे जिनके पास पूरा मामला होगा वो किस रूप में पूरे मामलों को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं वो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल सरकार या जो अभी तक की जो सियासत थी उस सियासत का नया मोड़ यही है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत यहाँ पर इस रूप में मिल पाई है कि जो जज अभी तक पूरे मामले को देख रहे थे उनका ट्रांसफर यहाँ पर हो गया है। इस पूरे मामले में 8 अक्टूबर तक का समय सरकार को यहाँ पर दिया गया था। सरकार को 8 अक्टूबर तक के निर्णय यहाँ पर लेना था। कैबिनेट को निर्णय लेना था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जो राय बिजनेस में मांगी तो उस पर कैबिनेट को अपनी राय यहाँ पर देनी थी। अगर सरकार उसका हामी यहाँ पर भरती तो फिर जो कैबिनेट मंत्री की जो मुश्किलें थी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती थी, क्योंकि जिस मामले पर लगातार सरकार को यहाँ पर जवाब देना था उसमें अंतिम निर्णय ये कह सकते हैं कि विजिलेंस कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उस पर 19 अक्टूबर को मामला और यहाँ पर गंभीर हो जाता। अगर सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की राय यहाँ पर दी जाती तो कैबिनेट मंत्री को अपने पद से भी हाथ यहाँ पर धोना पड़ सकता था। सरकार की जो छवि थी वो भी यहाँ पर धूमिल हो रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार कैबिनेट मंत्री की जो मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही थी। आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से ऐसे हर दस्तावेज को यहाँ पर विजिलेंस को देने का काम कर दिया गया था जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री फंस रहे थे। तो ये समझा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में नया मोड़ यहाँ पर आया और जज के ट्रांसफर होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री को भी थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिल पाएगी। जी बिल्कुल। अब जब जज का तबादला हो गया है तब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार पर, यानी कि धामी सरकार पर, कि वो अपने मंत्री को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार इन आरोपों को लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विपक्ष यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए जो सरकार की छवि थी जिस पर सरकार के सवाल खड़े हो रहे थे उन पर आरोप यहाँ पर लग रहे थे कि सरकार उनको बचाना चाहती है, इसीलिए ना तो उनकी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करने की राय को भी आगे बढ़ाया गया, ना ही इस पर कोई निर्णय लेती सरकार नजर आ रही थी। सरकार के सामने विकल्प एक हाईकोर्ट जाने का भी था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया था। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार के लिए मुश्किलें जरूर थी, लेकिन जज का एकदम से ट्रांसफर होना, अचानक से ट्रांसफर होना कई तरीके के सवाल सत्ता पक्ष पर भी खड़े कर रहा है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिसकी तरफ से इस पूरे मामले पर डालमराई का लवैया अपनाया जाता है या सत्ता पक्ष की तरफ से बचने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। अब क्योंकि 8 अक्टूबर वो आखिरी तारीख है, वो टाइमलाइन है जिसमें राज्य सरकार को ये तय करना है कि वो क्या कुछ रुख अपनाएगी, तो क्या कुछ राज्य सरकार के पास विकल्प है? बिल्कुल, अभी इस रूप में इस विकल्प को ऐसा समझा जा सकता है कि सरकार को 8 अक्टूबर यानी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक अपना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो आय से अधिक मामले में गणेश जोशी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। मामले की सुनवाई करने वाले जज का तबादला हो गया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्म है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों और कई जिलों की टीमों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया मौका मिलेगा। सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में 4% खेल कोटों को लागू कर दिया गया है। तो यूपीएल के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और सरकारी नौकरी में 4% खेल कोटा लागू किया गया है। वहीं उत्तराखंड में दंगों का प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड में भी यूपी और हरियाणा की तरह सार्वजनिक और निजी संपत्ति को
नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा नेताओं ने इस विधायक को राज्य के लिए जरूरी बताया है, तो इस विधेयक को बेहद जरूरी भी बताया है राज्य सरकार की तरफ से। तो 3 विधेयकों को मंजूरी मिली है, जिस पर अब सियासत भी की जा रही है। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी न है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। मुझे आप ये बताइए, भाजपा को आज 7.5 साल हुए, पहले भी उत्तराखंड में भाजपा रही, उत्तर प्रदेश में रही, क्या आज तक जो अन्यायी हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं था? आप कानून का पालन नहीं करते, क्यों? खोखली बातें क्यों? मुझे आप बता दो, संविधान में, न्याय व्यवस्था में हर चीज के लिए कानून, अगर कानून की तर्ज पर अगर आप सही पालन करेंगे तो जो अन्याय कर रहा है उसको दंड मिलेगा, जो सही है उसको सही। अगर हल्द्वानी के दंगे की बात करें तो सरकार ने कराया, और उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में कहीं दंगा हुआ है। अगर दंगा हुआ है तो उसमें भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता आपको साफ साफ दिखाई देगी, चाहे वो रुद्रपुर का दंगा था। तो सरकार ने आंदोलनकारियों को उनकी आवाज को दबाने के लिए पहले यहाँ से धरना स्थल हटाकर काला पानी बना दिया, देहरादून जो है परेड ग्राउंड से हटाकर उसे काला पानी बना दिया, ताकि कोई भी आवाज उठाए तो सरकार के कानून तक न पहुंचे और उसको प्रेस मीडिया वहां तक न पहुंच पाए। फिर जो है सरकार दंगाइयों के नाम पर जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, चाहे जो है मूल निवास वाले हमारे साथी हों, चाहे हमारे बेरोजगार संगठन के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे महिला कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, जो आज सरकार से त्रस्त होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन सबकी आवाज दबाने के लिए सब किया गया। तो कांग्रेसी पागल हुए हैं। देखिए, कांग्रेस को सत्ता में रहने की आदत थी और आज पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आप आम जनमानस से अगर बात कीजिए, देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसकी बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। तो मैं अपने कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, आप वो सुबुद्धि दे, नहीं तो यहाँ की जनता ने जो आपका हाल किया उससे बुरा हाल आपका होने वाला है। वहीं केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं हरीश रावत ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि केदारनाथ सीट कांग्रेस जीत रही है। जब उनसे सवाल किया गया, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप क्या केदारनाथ से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो चुनाव लड़ने का एक समय होता है, अब लड़ने का समय और आशीर्वाद देने का समय है। केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हमारी पार्टी पर प्रसन्न हैं। चुनाव लड़ने का एक समय होता है और उसके बाद अब लड़ाने का समय है, आशीर्वाद देने का समय है। और मगर केदारनाथ में भाग्य की देवी और भगवान शिव दोनों हम पर प्रसन्न हैं और केदारनाथ कांग्रेस जीत रही है। इसलिए घबराए हुए चीफ मिनिस्टर ने जो बिजली का बोझ जिससे सारे घर, सारा उत्तराखंड त्रस्त है, उसको थोड़ा कम करने का फैसला लिया है। तो ये स्वीकारोक्ति है कि जो है कांग्रेस अब जो चुनाव हो रहे हैं उनमें जीतने जा रही है। डरे हुए चीफ मिनिस्टर का फैसला है। वहीं मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉनसून की विदाई के बाद बदला है मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में 2 दिन सताएगी गर्मी। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने के जताए हैं आसार। 25 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम। हल्की बारिश गर्मी से दिलाएगी राहत।
तो 25 सितंबर के बाद मौसम बदलेगा, लेकिन उससे पहले 2 दिन भारी गर्मी सताने वाली है लोगों को। तो मौसम को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और उत्तराखंड में 2 दिन गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने के आसार भी जताए हैं। 25 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम। उसके बाद हल्की बारिश भी होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन हल्की बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी, लेकिन उससे पहले 2 दिन भारी गर्मी की संभावना जताई जा रही है। मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है और मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। उत्तराखंड में 2 दिन गर्मी सताने वाली है। ऐसे में लोगों को राहत भी मिलेगी मानसून की भारी बारिश से। तो वहीं 25 सितंबर से फिर मौसम बदलेगा और हल्की बारिश फिर से शुरू होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश से निजात मिलेगी, गर्मी रहने की संभावना है। तो मौसम को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मॉनसून की विदाई के बाद मौसम बदल चुका है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में 2 दिन गर्मी होगी, गर्मी सताएगी जनता को। तो वहीं हमारे साथ विक्रम सिंह, मौसम विभाग के निदेशक, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। क्या कुछ मौसम रहने वाला है, क्योंकि मानसून की विदाई हो चुकी है, ऐसे में मौसम का मिजाज उत्तराखंड में क्या कुछ? देखिए, मौसम की विदाई का तो अभी तक डिक्लेयर आज से बोला था कि जो राजस्थान है उसके कुछ पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से शुरुआत हो जाएगी। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो बारिश की एक्टिविटी तो बिल्कुल काफी कम हुई है। अगर 3 से 4 दिन की मैं बात करूं तो इसमें आइसोलेटेड या ड्राई ही एक्टिविटी ज्यादातर चल रही है, अगर पूरे उत्तराखंड की हम बात करते हैं। लेकिन आप आगे जाएंगे तो अभी 25 और 26 तारीख में स्पेक्टेड एक्टिविटी कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं 25-26 में दिख रही है। उसके बाद फिर से आइसोलेटेड एक्टिविटी कहीं एकाध मिलेंगी। और तापमान जो देखेंगे तो थोड़े बड़े हैं, सामान्य से थोड़े ऊपर आए हैं, 3 से 4 डिग्री तक ऊपर चल रहे हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा लोगों को गर्मी का एहसास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में देखा है। हालांकि हिल्स में तो ठीक ही है, पर वहां पर भी सामान्य से ऊपर ही चल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अभी ज्यादा एक्टिविटी रेनफॉल की नहीं है। 25 और 26 को जैसे बोला कि हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों तक में इसकी संभावना है जी। तो 25 सितंबर से क्या फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा? क्या मानसून की फिर से एंट्री होगी, क्योंकि विदाई हो चुकी है? तो क्या फिर से बारिश से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है, फिर से बारिश के आसार होने वाले हैं? नहीं, मानसून की विदाई जो डिक्लेयर करते हैं उसका एक तरीका है, जो विंड फ्लो पैटर्न से लेकर रेनफॉल एक्टिविटी पूरी तरह सीज हो जाती है। तो वो चीजें देख के जो है फिर आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ विड्रॉल एक शुरू करते हैं। तो अभी जो आज के लिए बोला था कि जो वेस्ट राजस्थान हमारा है वहां से शुरुआत होगी, उत्तराखंड आने में तो अभी थोड़ा समय लगेगा जो है। सामान्य तिथि की बात करें तो हमारे यहाँ से विड्रॉल 25 से एक तो शुरुआत होती थी और 30 सितंबर तक तो वो जो है यहाँ से पूरा विड्रॉ होता था। ये बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम विभाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।